Hello students, welcome to the class. Very good morning. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी और नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे, क्योंकि ये आपका आई थिंक फोर्थ क्लास नहीं थर्ड क्लास है, राइट? थर्ड क्लास है आज हमारा, ठीक है? पेपर नंबर 2 का। तो जिन भी बच्चों का पेपर नंबर 2 हमारा कॉमर्स होता है वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल क्लास कराया जाता है। पेपर नंबर 2 कॉमर्स, ठीक है? यूनिट नंबर 1 का आज का ये थर्ड क्लास है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखा है, फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आप इस क्लास को डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। माय नेम इज निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है? तो क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकंड क्लास हो चुका है, तो हमने कुछ पार्ट टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन को ही अभी हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैं आपको CSR दैट मीन्स कॉर्पोरेट कोपरा, है ना? COPRA कोपरा, इसका मैं आपको सेक्शंस बता रहे थे, राइट? तो वो सेक्शंस भी हम यहाँ कवर करेंगे। और लास्ट क्लास में क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वॉइस नहीं आ रही थी बीच में, क्लास का वीडियो का बीच में, तो वो बोला मैं एक जल्दी से आपको कंप्लीट करा देती हूँ सो दैट आप समझ जाओ, ठीक है? कि जहां से आपको वॉइस नहीं आ रही थी वो चीज आपको क्लियर हो जाए। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया था ना, लाइक एकर्समैन मॉडल, ये तो हो गया था। स्टेक होल्डर थ्योरी से वॉइस नहीं आ रही थी, तो स्टेक होल्डर थ्योरी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। स्टेक होल्डर थ्योरी मैं फिर से बता देती हूँ। स्टेक होल्डर थ्योरी आपका CSR में कवर किया जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो कि दिया गया है एडवर्ड फ्रीमैन की तरफ से। ये बताते हैं कि सारे ही स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स मतलब हमारे कंपनी के जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, जैसे अगर मेरा बिजनेस है तो मेरा बिजनेस में कौन कौन इंटरेस्टेड होगा? कस्टमर्स इंटरेस्टेड होंगे, एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होंगे, सप्लायर्स, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, शेयर होल्डर्स। तो मैं इन सबको सेपरेटली लिखने के बजाय मैं एक वर्ड लिख दे रही हूँ दैट इज स्टेक होल्डर्स, मतलब ये सभी को कवर कर लेगा। तो स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ CSR में टोटल 6 प्रिंसिपल दिया गया है स्टेक होल्डर थ्योरी के लिए, ठीक है? जो कि एडवर्ड फ्रीमैन ने दिया है। इसमें पहला थ्योरी है आपका एंट्री एंड एग्जिट का। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं दैट मीन्स जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो या कोई भी, सभी के पास पूरा राइट होता है कि वो फ्री मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस के बगैर कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जब वो चाहे तो कंपनी को लीव भी कर सकते हैं। कोई भी उनको कंपनी में रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है गलत तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस। डिसीजन मेकिंग जो होता है कंपनी में, ये फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होने चाहिए, सारे ही स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सभी को फायदा हो वही डिसीजन हमें लेना चाहिए, ना कि बस हमें टॉप मैनेजर्स या टॉप ओनर्स का सोचना होता है। एक्सटर्नैलिटीज की बात करें तो कंपनी को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए इनडायरेक्ट इफेक्ट, फॉर इनडायरेक्ट इफेक्ट, लाइक हम कुछ अपने डिसीजन मेकिंग में चेंजेस कर रहे हैं जिससे अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और उससे पोल्यूशन कम होगा। जैसे मान लो मेरा कंपनी ना पहले प्लास्टिक मेकिंग ज्यादा फोकस करता था, प्लास्टिक मेकिंग पर, तो अब क्या हो रहा है, मैंने प्लास्टिक मेकिंग को रिड्यूस कर दिया है। तो अल्टीमेटली प्लास्टिक मेकिंग रिड्यूस करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा कि इन्वायरमेंट में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, पोल्यूशन कम होगा, राइट?
इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स होता है वो कम होता है। तो दिस इज इनडायरेक्टली मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस इस तरीके से लूं कि जो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी को या कंपनी को, इनडायरेक्टली वो रिजॉल्व भी हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब सारे ही स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कॉस्ट बनता है दैट शुड बी फेयरली अंडरस्टैंड एंड सभी के पास राइट है गिविंग एंड रिसीविंग का। ठीक है। एजेंसी प्रिंसिपल, एजेंट होता है एंड प्रिंसिपल होता है, मतलब एक मेन पर्सन होता है एंड उसका एक असिस्टेंट होता है, यही होता है एजेंसी प्रिंसिपल में। तो मैनेजर जो यहाँ मेन पर्सन है, ठीक है, मैनेजर्स को जो भी डिसीजन लेना चाहिए सच एज एजेंट्स के लिए या फिर स्टेक होल्डर्स के लिए, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं लेंगे, वो सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए वो डिसीजन लेंगे। लिमिटेड इमोर्टैलिटी, बिजनेस डोंट लास्ट फॉर एवर, मतलब बिजनेस जो है लंबे समय तक नहीं चलता है। सो हमें लंबे समय तक उसको चलाने के लिए, बिजनेस को लंबे समय तक रन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का प्लान करना होता है। ठीक है। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। फिर ये ट्रिपल बॉटम लाइन था। ट्रिपल बॉटम लाइन जो है जॉन एल किंगटन ने दिया था आपका 1994 में। ट्रिपल बॉटम लाइन में बताता है, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि अगर हम एक कॉरपोरेट कंपनी की बात करें, मतलब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी कॉरपोरेट आते हैं या बिजनेस आते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट पर फोकस करो एंड प्रॉफिट अर्न करो। मेन मकसद इनका प्रॉफिट ही होता है। करेक्ट है। बट ट्रिपल बॉटम लाइन जो है, जो कि जॉन एल किंगटन ने दिया है 1994 में, ये बताते हैं कि एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट के साथ साथ उनको पीपल का भी सोचना है एंड प्लैनेट का भी सोचना है, जिसकी वजह से इन्होंने थ्री थ्री मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन 3P थ्योरी दिया है। ठीक है। इनका 3P का मतलब है ट्रिपल बॉटम लाइन में, फर्स्ट हमें पीपल के बारे में भी सोचना चाहिए। कंपनी अगर सिर्फ प्रॉफिट का ही सोचेगी तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज का नहीं सोचेगी, कंपनी अपने कस्टमर्स का नहीं सोचेंगे। प्रॉफिट कमाने के लिए खराब क्वालिटी का मतलब बहुत सारा इलीगल तरीके से भी वो बिजनेस चला सकती है, गलत प्रोडक्ट को यूज करके भी अपना बिजनेस को आगे ले जा सकती है, जो कस्टमर्स के हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा ना हो, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा ना हो। तो पीपल के बारे में भी सोचने का है। कंपनी को शुड केयर अबाउट एम्प्लॉयज, कम्युनिटी, कंज्यूमर, ह्यूमन राइट्स। ठीक है। और डिसीजन लेते हुए उनको ये ध्यान रखना है कि वो जो कुछ भी स्टेप ले रहे हैं उससे एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट बन सके। प्लैनेट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी मस्ट बी इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। इन्वायरमेंट में मतलब मान लो इस लोकेशन में ये कंपनी है और इसका आसपास का पूरा एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो इस एरिया से रिलेटेड इनको ये डिसाइड करना है, इनको ऐसे डिसीजंस लेना है जिससे इस एरिया में रेड्यूस कम से कम हो सके, मतलब रेड्यूस करना वेस्ट पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम से कम करना, कार्बन एमिशन को कम करना एंड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना। प्रॉफिट तो है ही इंपॉर्टेंट रोल, ये तो हमने देखा ही है कि किसी भी बिजनेस की बात की जाए तो प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी बात से यहाँ पर प्रॉफिट को भी हम इंक्लूड करेंगे। फिनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है, बट नॉट कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल एंड प्लैनेट। मतलब प्रॉफिट उतना मायने नहीं रखना चाहिए कि हम प्लैनेट को दाव पे लगा दे एंड पीपल को दाव पे लगा दे। ठीक है। इनको इग्नोर करें और हम सिर्फ प्रॉफिट का सोचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट आपको कमाना है बट दैट शुड बी थ्रू एथिकल एंड सस्टेनेबल वेज। ठीक है। अब यहाँ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी मतलब हम एक ऐसा थ्योरी की बात करते हैं जहां पर रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस जो कि एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कंपनी कैसे अपने कंपनी को डायरेक्ट करती है एंड कंट्रोल करती है, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी में मेंशन्ड है, जिसके हेल्प से हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक अच्छा रिलेशन बना के रख सके, चाहे वो मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स या अदर कोई स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स है। तो इसके लिए इन्होंने की थ्योरीज दिया, जैसे कि एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी मैंने आपको अभी बताया, एक जगह एक्सप्लेन भी किया कि एजेंट हो
एजेंसी थ्योरी में कौन होता है? एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, या फिर हम लिख सकते हैं एक ओनर होता है, ठीक है। तो एजेंट्स आर द मैनेजर्स, ठीक है, एंड प्रिंसिपल या फिर शेयर होल्डर्स, ठीक है, ओनर आर द शेयर होल्डर्स, ठीक है। इन दोनों का बीच में जो भी डिसीजन या जो भी बातचीत हो रही है वो इतना स्मूथ तरीके से होना चाहिए कि इसको लेकर के हमें आगे कॉन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले, एंड आगे इसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसको वी हैव टू रिजॉल्व, एंड कैसे रिजॉल्व करना ये आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी में सारा कुछ हाईलाइटेड या मेंशन होता है। तो एजेंसी थ्योरी से हम यही समझेंगे कि एजेंसी थ्योरी हमें बताता है कि कैसे हम एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिमूव करने का है, एंड स्मूथ तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाने का है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर मतलब मैंने अभी आपको बताया कि स्टेक होल्डर की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं सारे ही वो इंटरेस्टेड पर्सन जो हमारे बिजनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। तो इसमें स्टेक होल्डर थ्योरी में कंपनी को ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि स्टेक होल्डर थ्योरी में हम ये देखेंगे कि कंपनी को जो कुछ भी इंटरेस्ट है ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स वो बस एक पर्सन पर फोकस्ड होके नहीं होना चाहिए, सिर्फ शेयर होल्डर्स पर फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो हमें मनी देते हैं और मनी हमें चाहिए होता है बिजनेस को रन करने के लिए। बट ये बात को सोचते हुए हम सिर्फ अपना शेयर होल्डर्स के बारे में ही सिर्फ नहीं सोचेंगे, ये गलत है। अगर हम स्टेक होल्डर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर थ्योरी बताता है कि आप जो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं या लेने वाले हैं सब सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। रिसोर्सेज डिपेंडेंसी थ्योरी, यहाँ पर रिसोर्सेज की बात हो रही है, नेटवर्क की बात हो रही है, स्किल्स की बात हो रही है। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिसके हेल्प से वो आगे प्रोडक्शन कर सकता है, करेक्ट है। तो रिसोर्सेज डिपेंडेंसी थ्योरी बताता है कि बोर्ड ऑफ मेंबर ब्रिंगिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब ऐसा ना हो कि आप कॉस्ट सेविंग के चक्कर में आप लो क्वालिटी रिसोर्सेज पर फोकस कर रहे हैं, आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को एंड यूजर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्किल्स, ये सब से हेल्प होता है आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो कॉर्पोरेशन आर द पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी, करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो कि फोकस करता है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप पे। अब ये है आपका सीसीपीए, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कोपरा, ठीक है। इसी के हम कुछ सेक्शंस को पढ़ रहे थे, जल्दी से इसको भी देखते हैं, फिर जो सेक्शंस हमें पढ़ने का है हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दैट इज कोपरा 2019, ये आपका 20 जुलाई 2021 में आया है। इसको रिप्लेस मतलब किसको रिप्लेस किया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिमूव करके रिप्लेस करके 2019 को लाया गया है, जिसका मेन एम है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कंज्यूमर और शॉपकीपर या फिर मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है, उसका स्पीडी रेजोल्यूशन देना एंड प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करना। इसके कुछ की फीचर है कोपरा 2019 के, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सीसीपीए दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। अब COPRA दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है एंड ये इन्फोर्स करता है, मतलब मेक श्योर करता है कि कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, कंज्यूमर का राइट को हम ध्यान में रखें, एंड इससे रिलेटेड वो इंक्वायर, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शंस ले भी सकते हैं अगर कंज्यूमर के साथ कहीं कुछ गलत होता है तब। ई कॉमर्स रूल है। अभी क्या था ना 1986 में ना ई कॉमर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। 1986 में जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें ई कॉमर्स या डिजिटल पेमेंट ऐसे जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बट 1986 को जब रिप्लेस करके 2019 में कोपरा आया तो इसमें वो सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड थे, सारे पॉइंट्स को मेंशन किया था जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। मतलब पहले क्या था, यहाँ पर आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे थे तो उस पॉइंट को कवर किया गया था, ऑनलाइन शॉपिंग को नहीं कवर किया गया था।
बट 2019 में आपका ऑनलाइन शॉपिंग को भी कवर किया गया था। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है और उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो भी वो अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो मिसलीडिंग है या फेक रिव्यू देता है या रिटर्न या रिफंड से रिलेटेड आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है तो सेलर को मस्ट इस सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व तो करना है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड किया गया था कि अगर ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट मेरा है, दैट मीन्स मैं इसकी सेलर हूं, तो एज पर कोपरा 2019 मुझे ये करना ही पड़ेगा कि मुझे अपना फुल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, कॉन्टैक्ट और क्या रिटर्न पॉलिसी है। अगर कोई परचेजर इस प्रोडक्ट को परचेज करता है और उसको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा प्रोडक्ट को रिटर्न करने का, ये चीज भी मैं हाईलाइट करूं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कंज्यूमर जो है कॉम्पनसेशन, फुल कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है अगर उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विसेज रिसीव होती है मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज प्रोवाइडर या फिर सेलर के एंड से। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फेक ऑफर्स, फॉल्स इन्फो, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग से। हमारे पास एक मीडिएशन सेल भी है। अब इसमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मीडिएशन सेल भी है। मीडिएशन सेल का काम क्या बनता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। तो मीडिएशन के बारे में आप सेक्शन 74 में देख सकते हो, गूगल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ना स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक मीडिएशन सेल क्रिएट कर रखा है जो कि अटैच्ड है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से भी और स्टेट कमीशन से भी, इन द स्टेट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि एवरी कंज्यूमर है ना, हर एक कंज्यूमर के पास, एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल मस्ट कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्या चल रहा है, केस कैसे हैंडल किया जा रहा है, केस को आगे ले जाया गया या नहीं ले जाया गया, क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से रूल्स, क्या क्या कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये मीडिएशन सेल देखता है। सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, अब देखो दो पर्सन के बीच में अगर लड़ाई चल रही है या किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो वी वांट कि कैसे सही तरीके से, इजी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया जाए, इसलिए ये सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम भी है जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन रीस्ट्रक्चर मीन्स इसमें हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, अपने गुड्स और सर्विसेज के कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इंडोर्सर, इंडोर्सर क्या होते हैं, इंडोर्सर मतलब हो गए जो सेलिब्रिटी है ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लाइक लाइफ बॉय हो गया, घड़ी साबुन हो गया, सॉरी घड़ी का आई थिंक सर्फ आता है, हाँ घड़ी का सर्फ हो गया, व्हील एक्टिव हो गए, ठीक है, पेप्सोडेंट हो गए, फेयर एंड लवली हो गए। तो उस सब प्रोडक्ट को हमारे तक उसकी नॉलेज कौन पहुंचाता है, एक सेलिब्रिटी ही हमारे तक उसकी जानकारी देता है कि हाँ मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो ये प्रोडक्ट को किसी कंज्यूमर ने यूज किया और जैसा सेलिब्रिटी क्लेम कर रहे थे उन्होंने ऐसा कुछ इसमें नहीं पाया, इन दैट केस सेलिब्रिटी को भी पनिशमेंट दी जाती है। सेलिब्रिटी आर ऑल्सो लाइबल फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ई फाइलिंग, वीडियो एंड हियरिंग, कंप्लेंट जो है अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको जिस जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मान लो, ठीक है, और उस जगह पे आपको आपका कंप्लेन नहीं लिया जाता था, जहां पर मेन इसका ऑफिस है आपको वहां पर विजिट करना होता था, मीन्स बेसिकली आप ऑफलाइन विजिट करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे कंज्यूमर ये भी सोचते थे कि अब उतना कौन प्रॉब्लम को झेलेगा, कि ट्रैवल करो फिर कंप्लेन करो फिर केस लिखाओ, फिर बहुत सारा XYZ रीजन हुआ करता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब COPRA 2019 में आपका सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना केस को केस अपना रख भी सकते हो। साथ ही साथ जैसे केस में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, आपका हियरिंग होता है बार बार, तो हियरिंग के लिए आपको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपना बात को रख सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपना हियरिंग दे सकते हो, ठीक है।
इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हमेशा आपको कोर्ट में विजिट करना होगा हियरिंग के लिए। आप हर इस चीज को ई फाइलिंग एंड वीडियो हियरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तो आप देख लेना। इसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि 3 लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्टिंग 50 लाख तक है तो वो डिस्ट्रिक्ट में फॉल करेगा। ठीक है, उसके लिए उस प्रॉब्लम को 50 लाख तक का जो भी प्रोडक्ट है जिससे आपको प्रॉब्लम हुई है, जिससे आपको कोई डिफेक्टिव अगर मिला है या फिर आपको कोई फिजिकली या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा फेस करना पड़ा है, तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाओगे। अगर आपका प्रोडक्ट 50 लाख से 2 करोड़ तक का है तो उसके लिए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे जाओगे। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे हम जाएंगे अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने। तो ये सारे सेक्शंस मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है किसी के साथ, है ना, स्टेट, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट में जो वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो सही तरीके से उन्होंने अगर नहीं दिया है तो उसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी उनको एक मौका दिया जाता है। आज के क्लास में हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 72(1). सेक्शन 72(1) क्या है हम अभी स्टार्ट करेंगे फ्रेश। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आप उसको लिखते जाइएगा बस। ठीक है, कहीं कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन 72(1) का, तो ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक और एस्पेक्ट है जो स्पेसिफिकली नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करता है तो उसके लिए क्या पेनाल्टी या पनिशमेंट होगा वो सेक्शन 72(1) में मेंशन किया गया है। सेक्शन 72(1) कोपरा एक्ट 2019 की अगर हम बात करें तो ये नॉन कंप्लायंस ऑफ कमीशन ऑर्डर, मतलब अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के ऑर्डर को नहीं मानता है, मान लीजिए नेशनल, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ने उनको कोई रिपोर्ट दिया, फाइनल अपना जजमेंट सुनाया, ठीक है, और बोला कि नहीं इस केस का जजमेंट ऐसे होना चाहिए और आपको ये फाइन लगेगा। मान लो कंज्यूमर की को ही उन्होंने फाइन लगा दिया 50 लाख का। अब मान लो कंज्यूमर इस बात को मानने को नहीं रेडी है। ठीक है, अगर इस ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट लगाई जा सकती है। ठीक है, पनिशमेंट क्या हो सकता है? मिनिमम 1 साल का जेल हो सकता है और मैक्सिमम 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट। 1 साल नहीं, 1 मंथ से 3 मंथ तक का जेल। मतलब ये कंज्यूमर को 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक का जेल मिलेगा। ये पहला इसके लिए सजा हो जाएगी अगर ये बात नहीं मानता है तो। फाइन की अगर बात करें तो फाइन आपका 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, जेल भी और फाइन भी। ठीक है, मतलब इसमें सेक्शन 72(1) में अगर कोई ऐसा फेलियर होता है, अगर फेलियर होता है ऑर्डर्स को फॉलो करने में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन के ऑर्डर को अगर नहीं फॉलो किया जाता है तो कोपरा 2019 में ये चीज हाईलाइट किया गया है कि आपको 1 से लेकर के 3 महीने तक का, ठीक है, सॉरी, 1 महीने से लेकर के 3 साल तक का होना चाहिए। यस, 1 महीने से लेकर के 3 साल तक का होगा। ठीक है, महीना नहीं होगा यहाँ पर, इसको चेंज कर लीजिएगा आप अपने नोटबुक में कि एक महीने से लेकर के ये आपका 3 साल तक का जेल होगा। ठीक है, 3 साल तक का जेल होगा या फिर 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का आपके ऊपर फाइन लग जाएगा या फिर दोनों भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने एक एग्जाम्पल भी अटैच किया है। अगर एक सेलर को डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बोला कंज्यूमर को 50,000 रिफंड करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर, यहाँ पे कंज्यूमर हुआ और ये हुआ सेलर। अब ये ऑर्डर आया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरफ से कि आपको, मतलब सेलर को 50,000 रिफंड करना है कंज्यूमर को। ठीक है, मतलब सेलर को 50,000 किसको देना है? 50,000 देना है कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर को ये 50,000 इनको देने का है और सेलर जानबूझकर इस ऑर्डर को इग्नोर करता है, सेलर 50,000 नहीं देता है जानबूझकर, तो उसके खिलाफ सेक्शन 72(1) के अकॉर्डिंग, मतलब सेलर के खिलाफ सेक्शन 72(1) फॉलो होगा और उसके तहत लीगल एक्शन लिया जाएगा जिसमें ये सारे पेनाल्टी उसको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 72(1).
नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 88 क्या है। सेक्शन 88 आपका फेलियर टू कंप्लाई विथ सीसीपीए ऑर्डर। अगेन सेम, ये भी आपका वही है कि अगर कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन सीसीपीए का ऑर्डर सेक्शन 2021 के तहत दिए गए ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है